Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear students, I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty and you all are taking care of your health and your family members. This is your English grammar class and you know that we are learning English grammar through English grammar book 5 and we have inshallah today we will end our lesson active and passive voice lesson number 2 and inshallah today we are going to learn some new concepts. And what are they? I'll tell you in this class inshallah. So listen to this lecture carefully, watch the video very carefully, be attentive and solve the exercise side by side. After the completion of the video, you have to solve the exercise as soon as you end or watching the video. Okay, and as soon as you end up watching the video, you have to solve the exercise which is related to the lecture. Okay students, but before starting the lecture, before going to the lecture, we have to check the homework which I have given you yesterday in the last class. So what was the homework? You have to solve exercise C, in which you have to transform passive sentences into active sentences, active voice, passive voice into active voice. So let's check the answers first. Yes students, आई होप दैट यू हैव सॉल्व द एक्सरसाइज. मुझे उम्मीद है आप सब ने एक्सरसाइज को सॉल्व किया होगा. आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर, आपने वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व किया होगा और आपकी आसानी के लिए आपको सॉल्व आंसर्स भी दिखाए जाते हैं ताकि आप अगर कोई मिस्टेक हो तो उसकी करेक्शन कर लें. और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अटेंटिवली चेक करते होंगे कि क्या मिस्टेक है और आप उसको करेक्ट करते होंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कुछ सेंटेंसेस तो हमने कल क्लास ही सॉल्व कर लिए थे जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था. रिमेनिंग सेंटेंसेस के लिए आप आंसर्स चेक कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई किया होगा कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस में मौजूद होती है तो हमें उसके टेंस में लेके जाना होता है. तो हम टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस का. ठीक है, okay students, I hope that you all have checked the answers and if you find any problem you can watch the video again and ask through the group, WhatsApp group. So moving to our today's task. What is today's task? We have to do exercise D and exercise E. Exercise D having some sentences of translation. We have to translate some we have to transform some sentences into passive voice or active voice. You have to identify whether the sentence is given in active voice or passive voice and then transform it accordingly. So क्या करना है, हमें पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस को पढ़ के कि कौन से वॉइस में है. पहले वॉइस आइडेंटिफाई करेंगे देन फिर टेंस आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहले आपको वॉइस को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, ये जो है वो रैंडमली दिए गए हैं, ये जंबल हैं, तो आपको इनमें पहले वॉइस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वॉइस में सेंटेंस है. एक बात जो आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर और यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट द सेंटेंस हैविंग बाय और हैविंग बी फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद द पास्ट पार्टिसिपल आर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस. ठीक है, आपको सेंटेंस में अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल के साथ नज़र आएगी, बाय जो है वो ऑप्शनल है, हो भी सकता है अगर डूअर मेंशन है तो, और अगर नहीं भी हो सकता. अगर आपको डूअर मेंशन नहीं करना तो हो सकता है कि एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो और उसमें बाय मौजूद ना हो. लेकिन वन थिंग जो कि ज़रूर होगी वो क्या होगी, यस, बी फॉर्म ऑफ वर्ब अलॉन्ग विद पास्ट पार्टिसिपल. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मस्ट है पैसिव वॉइस में और बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ होगी. ठीक है, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि दिस सेंटेंस इज पैसिव वॉइस सेंटेंस. और एक्टिव वॉइस सेंटेंस में तो आप फॉर्म ऑफ वर्ब से ही आइडिया कर लेंगे कि किस फॉर्म में सेंटेंस है, किस ऑक्सिलरी वर्ब के साथ है. अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो ठीक है, तो आपको उसके स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह से याद होंगे. वी हैव बीन लर्निंग द टेंसेस सिंस व्हेन यू वर इन क्लास 6. ओके, जब क्लास 6 में थे, जब से हम अब तो आप प्रेप से ही कर रहे हैं. ठीक है, तो मेरे ख्याल में एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने में देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बट पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको एक हिंट दे दी है. ठीक है, सो मूविंग टू द एक्सरसाइज. इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नज़र आ रहे होंगे. यू कैन सी दैट वी हैव सम सेंटेंसेस हैविंग हु
and we have imperative sentences also. आप सब जानते हैं what are imperative sentences, in which we give some order to a person or advice. We have why means WH question, हमारे पास WH question भी हैं. मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि who का केस थोड़ा डिफरेंट होता है. वी टेक who एज अ डिफरेंट केस और डिफरेंटली, इसको थोड़ा सा डिफरेंटली सॉल्व किया जाता है. एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस जिनमें who होता है तो उसके लिए हमें अलग से स्ट्रक्चर को लर्न करना होगा. एंड वी हैव सम सेंटेंसेस हैविंग मॉडल वर्ब्स ऑल्सो. तो इस सेंटेंस ये एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है जिसमें आपको मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस भी मिलेंगे. यू कैन सी सेंटेंसेस हैविंग WH क्वेश्चंस, यू कैन सी सेंटेंसेस हैविंग who and imperative sentences. Okay students, so we have to learn how to convert active voice sentence into passive voice or passive into active, having who questions, having WH questions, having imperative sentences and modal verbs. Okay, let's begin the lecture and let's start solving the exercise. So students, as I have told you कि आपको 4 types of sentences given हैं in this exercise. In exercise D you have been given 4 types of sentences to transform into active or passive voice. First type is who questions. Who questions means the sentences having who, in which who is used as a subject. Okay, आप देख सकते हैं कि इस sentences में who as a subject use होता है. Now come to the sentence of active voice, structure of active voice having who, in which who is used, then verb and then object. And when we convert it into passive voice, we have to use whom. एक चीज़ जो आपने इसमें देखी होगी कि who, जैसे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते थे, जगह चेंज कर देते थे, यहाँ पर हमने who को एज अ ऑब्जेक्ट नहीं लिया. यहाँ पर who अपनी जगह पे ही रहा, बस उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, उसका वर्ड चेंज हो गया, उसकी फॉर्म चेंज हो गई है. वो सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में आ गया है और ऑब्जेक्टिव केस में हु क्या होता है, whom हो जाता है. बट वी हैव एडेड बाय एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. हमने बाय को कहाँ यूज़ किया है, एंड में यूज़ नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, तो हमने इसको स्टार्ट में ही लिया है. ठीक है, सो बाय मस्ट बी यूज टू रेफर द एजेंट. ओके, एजेंट को रेफर करने के लिए बाय को यूज़ किया जाता है. एजेंट क्या होता है, जो कि डूअर होता है, जो कि सब्जेक्ट होता है. ठीक है, सो स्ट्रक्चर किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बाय whom, देन ऑक्सिलरी वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर हमारे एक्टिव वॉइस में था वो आ जाएगा, वो एज अ ऑब्जेक्ट ही काम करेगा. ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा. एंड देन पास्ट पार्टिसिपल. इसकी एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा. जैसे कि आपके पास एक सेंटेंस है, हु टीज्ड यू. हु टीज्ड यू, किसने आपको तंग किया, परेशान किया. तो इसका जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप हु को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाय whom में, उसी जगह पे. ठीक है, उसको पोजीशन को चेंज नहीं करना. बहुत गौर से सुनिएगा, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू. सो हु को हमें क्या करना है, बाय whom में कन्वर्ट कर देना है. देन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी हैव टू पुट ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस. टेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया. विच टेंस इज दिस, यहाँ पर सब्जेक्ट है who, उसके बाद पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, तो इसका मतलब द टेंस इज पास्ट सिंपल. सिंपल पास्ट टेंस है. तो सिंपल पास्ट टेंस में जैसे हम पैसिव में करते थे वही बिल्कुल हमें तरीका फॉलो करना है, वही मेथड फॉलो करना है. बाय whom ये क्वेश्चन है, एंड एज यू नो दैट इन क्वेश्चंस इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी प्लेस ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले पुट करना है जी. बाय whom देन ऑक्सिलरी वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट था हमारे एक्टिव का वो आ जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या था, यू, और ये एज अ सब्जेक्ट ही यूज होगा. ठीक है, और देन वर्ब. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमें पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में यूज करना होता है, जो आप सब पहले ही जानते हैं, तो हमने वही यूज किया है. और इन द एंड वी हैव टू प्लेस क्वेश्चन मार्क. इफ sentences who teases you, अगर सेंटेंस ये होता कि कौन तुम्हें तंग करता है, देन वी हैव टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर. पैसिव में हम वही यूज़ करते हैं ना. फिर अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होता है तो सेंटेंस क्या हो जाता है, बाय whom आर यू टीज्ड. ठीक है, और अगर ये कंटिन्यूस का सेंटेंस होता हु इज टीजिंग यू, तो फिर हमें क्या करना होता, वी हैव टू ऐड बीइंग
बीइंग का एडिशन भी होता है, तो जब हमारे पास 2 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, व्हेन वी हैव 2 ऑक्सिलरी वर्ब और मोर देन 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स, देन वी हैव टू प्लेस फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ये बात आपको बताई थी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस हो कि हु इज टीजिंग यू, तो इसका पैसिव क्या होगा, बाय whom आर यू बीइंग टीज्ड। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट व्हाट आई वांट टू टेल यू। मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ, आपने उसको सीख लिया होगा। एंड इंशाल्लाह फॉर फर्दर प्रैक्टिस, जब हम फर्दर प्रैक्टिस पे जाएंगे, देन यू विल लर्न, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह वेरी इजीली। Moving to the next topic, we have some imperative sentences in our exercise, and you know that what are imperative sentences, in which some advice, some order and a type of request is given। ठीक है, जिसमें order हो, request हो या advice हो, इस तरह के sentences क्या कहलाते हैं, imperative sentences कहलाते हैं। They usually start with base form of verb। base form of verb से start होते हैं if they are affirmative। ठीक है, negative होते हैं तो वो किससे start होते हैं, don't से start होते हैं। तो हमारे पास 2 तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। इसमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, देन वी हैव ऑब्जेक्ट, वी हैव एन ऑब्जेक्ट हियर, एंड इन पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस इसका कैसे बनता है, यू मस्ट रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर गर्ल्स, दैट वी हैव टू ऐड लेट एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन बी, देन पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपने ये स्ट्रक्चर याद कर लिया, इफ यू लर्न दिस स्ट्रक्चर, यू कैन ईजिली कन्वर्ट imperative of active voice into passive voice। okay, so let's move to the example। we have an example, close the door। close is verb, base form आपने देखी, and the door is the object। then according to the structure, अगर आप देखें बिल्कुल इसकी प्लेसमेंट करें, इसको पुट करें, let, फिर ऑब्जेक्ट था, स्ट्रक्चर को देखिए, ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने द डोर पुट किया, बी था स्ट्रक्चर में, फिर हमने बी पुट किया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब थी, तो क्लोज को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लोज्ड में कन्वर्ट कर दिया। सो क्लोज द डोर इज नाउ चेंज्ड टू लेट द डोर बी क्लोज्ड। इन पैसिव वॉइस इट इज रिटन लाइक दिस। ठीक है, मजीद एग्जाम्पल्स देखेंगे इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज में। अभी हम जस्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल के जरिए बता दिया है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस एक्सेप्ट हु। ठीक है, हु के अलावा जो WH वर्ड्स होते हैं, और वो WH वर्ड्स क्या होते हैं, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, इनका पैसिव बिल्कुल उसी तरह बनता है जैसे नॉर्मल पैसिव सेंटेंसेस बनते हैं। हु का केस थोड़ा डिफरेंट था, उसमें बाय हुम का एडिशन होना था, तो इसलिए उसको हमने सेपरेटली लिया है। बाकी सारे WH क्वेश्चंस जो WH वर्ड्स हैं, वो सारे एक साथ ही उसका स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। Now let's see the structure, in which we have WH word first, then auxiliary verb, and then subject which is the doer, then verb, and then object which is the receiver। In passive voice sentence we have to put WH word first, वही WH words अपनी जगह पे रहेगा, then auxiliary verb। जैसे हम बिल्कुल आपने सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं ना, सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर है, बस इसमें क्या चेंज है कि वो जो WH वर्ड है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। WH वर्ड एंड देन ऑक्सिलरी वर्ब। मैंने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट, बट उसके नीचे आपको एक आर पुट नज़र आ रहा है, मैंने पुट किया है सब्जेक्ट एज अ रिसीवर। जो रिसीवर था अब वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जैसे हमारे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में होता है, दैट्स रिसीवर एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, एंड देन पास्ट पार्टिसिपल, देन बाय, एंड देन ऑब्जेक्ट विच इज़ द डूअर। आपको पता है कि बाय के बाद हमेशा डूअर ही आता है। ठीक है, सो लेट्स clear it with the help of an example। why did they call you? आपने देखा कि WH वर्ड है मौजूद, why did they call you। if I remove why in this sentence, अगर मैं why को रिमूव कर दूँ तो सेंटेंस क्या होगा, did they call you। और did they call you का पैसिव आप जिस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से देखिए आप, इसका पैसिव कन्वर्ट हुआ हुआ है। हमने क्या किया है, आपको पता है कि अगर सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है तो फिर वॉज एंड वर पैसिव वॉइस में पुट करते हैं। यहाँ पर हमने यू को एज अ सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, अब यू को एज अ सब्जेक्ट लेना है रिसीवर को, तो हमने वर यू कॉल्ड बाय देम, ऐसे ही बनता था ना पैसिव, डू यू रिमेंबर। बिल्कुल इसी के साथ जो WH वर्ड था ना, वो WH वर्ड अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, अपनी प्लेस पे ही रहेगा।
मुझे उम्मीद है आप इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा. There is no change, there will be no change in the placement of WH word. We have to put WH word just before the auxiliary verb. Okay, WH word and then auxiliary verb, then subject, verb and object. एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है कि डूअर्स एज अ सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में रिसीवर एज अ सब्जेक्ट होता है और डूअर विल बी प्लेस्ड आफ्टर बाय. ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. यही चीज़ बिल्कुल फॉलो करनी है, लेकिन आपको क्या करना है, उससे पहले WH वर्ड लगा देना है जो भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा. आई होप यू हैव गॉट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मॉडल वर्ब्स के बारे में. आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. आई हैव टोल्ड हाउ टू ट्रांसफॉर्म एक्टिव वॉइस sentences of having modal verbs into passive voice sentence. So we have the structure in which subject, which acts as a doer in active voice, and then modal verb. And what are modal verb? That shows a possibility, an obligation, an ability, or any word, any in which you can give any advice. Okay, so they are all modal verbs, as you can see on the board. Can, past form of can is could, then may, might, must, and should. Here can and could shows ability. Can and could show ability. ये ability को show कर रहे हैं. May and might show possibility. Must and should show obligation. Okay, or should can be used as an advice. Come to the structure of passive voice. Subject, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा इन पैसिव वॉइस? रिसीवर विल बी यूज एज अ सब्जेक्ट, यानी जो वहाँ ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है. देन मॉडल वर्ब, वही मॉडल वर्ब जो कि हमारे एक्टिव वॉइस में था उसी को रखेंगे. एंड देन वी हैव टू ऐड बी अलॉन्ग विद द मॉडल वर्ब. ठीक है, उसी मॉडल वर्ब के साथ ही हम क्या ऐड कर देंगे? बी. और बी के साथ क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल. तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करके देन वी हैव टू ऐड बाय, एंड इन दी एंड वी हैव टू ऐड द डूअर. ओके, moving to the examples. She can drive a car. In this sentence, can shows the ability, that she has the ability to drive the car. So she can drive a car is a sentence of active voice. कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है? क्योंकि इसमें डूअर पहले है. ठीक है. अब जो सेंटेंस हमारे पास आ रहा है उसमें रिसीवर पहले है. a car, रिसीवर लिया, then can मॉडल वर्ब लिया, then be, then past participle of drive is driven by her. So the sentence will be a car can be driven by her. Okay, students. So come to the exercise which is given in your book. Yes, students, you can see some sentences here. First sentence possesses who gave the correct answer. Who is doing this? You have been given two sentences having who. So I am going to tell you how to convert who is doing this into passive voice, as both are in active voice. And one more sentence, number 8. 8 भी है, वो पैसिव में दिया हुआ है. बाय whom से आपने पहचाना है कि बाय whom वाला सेंटेंस who का है. तो आप जब आप इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो who से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और being को रिमूव कर देंगे. बाकी सेंटेंस आप खुद कंप्लीट कीजिएगा. Moving to this sentence, who is doing this, in which who is used as a subject and this is used as an object. ठीक है. तो आप अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर आप सामने रखिएगा अपने, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? बाय whom. अब सेंटेंस कौन से टेंस में है? कैन यू टेल मी? who is doing this? We have is along with present participle, so this is the sentence of present continuous. Very good. ये present continuous का sentence है, so we have to add being along with the auxiliary verb. Okay, who, अब this है. ठीक है, this के साथ कौन सा auxiliary verb यूज होगा? is MR में से is. who is, अब जो this है according to the structure हमें उसको लेना है, by whom is this being और फिर done, पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा एंड देन क्वेश्चन मार्क. बाय whom, हमें who को बाय whom में कन्वर्ट करना है. बाय whom is, देन this एज ऑब्जेक्ट है, एज एन ऑब्जेक्ट हमने इसको लिया है. बाय whom
is this being done? Then question mark. I hope you have got. Come to the next sentence having WH word. WH word वाले sentences को check कर लेते हैं. We have number 3. Only number 3. Okay, सिर्फ number 3 दिया हुआ है जिसमें WH word है. Why did they call you? The sentence is in past tense, simple past tense. Why did they call you? So we have to put why. सबसे पहले why करना है. You को as a subject लेना है. यही sentence मैंने आपको example में भी बताया था. So the sentence will become why were you called by them? And in the end we have to put question mark. आप example में भी check कर सकते हैं which is written on the board. Then we have sentences having imperatives. Keep these copies on the shelf. We have verb keep and these copies is the object. ठीक है, and on the shelf are the remaining words of the sentence. ठीक है, so क्या स्ट्रक्चर हमने फॉलो करना है? let these copies be kept on the shelf. Let these copies be kept on the shelf. ठीक है, तो अगर आप सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अगर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे then you can do it very easily. There will be no any problem inshallah. And in the end we have some sentences having modal verbs. Can you search? Can you find any sentence? Yes, number 5. Ali can demonstrate his project. Ali can demonstrate his project. So his project is the object, is the receiver. Ali is the subject, who is the doer. So we have to interchange the positions. His project can be demonstrated by Ali. अगर आप स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इसका आंसर यही होगा. Moving to the next exercise which is translation. You have to translate some Urdu sentences into English. And if you read the sentences you can identify that all the sentences are in passive voice. सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहने जाते हैं. इन कंपनियों में सारा काम मशीनों के ज़रिए किया जाता है. 14 अगस्त पर हमारे स्कूल में मिली नगमे गाए जाते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू. इन दीज सेंटेंसेस यू कैन फाइंड डूअर इन सम सेंटेंसेस एंड देयर इज़ नो डूअर इन द अदर सेंटेंसेस. इन द रिमेनिंग सेंटेंसेस कुछ सेंटेंसेस में डूअर मौजूद है एंड कुछ में डूअर नहीं है. तो आप पहले देख लीजिएगा जिस सेंटेंस में डूअर काम करने वाला मौजूद है उसमें बाय के एडिशन के साथ डूअर को ऐड कर दीजिएगा और जिसमें डूअर नहीं है उसमें बाय का एडिशन नहीं होगा. जैसे सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहने जाते हैं, इसमें हु वेयर द वार्म क्लोथ्स आपको नहीं बताया. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? वार्म क्लोथ्स. ये सेंटेंस का टेंस भी आइडेंटिफाई करना है. पहने जाते हैं रिपीटेड एक्शन है. रिपीटेड एक्शन है तो कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जरिए मैच खेला जा रहा है. नंबर 4 देखेंगे तो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है. ठीक है, तो आप पहले टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, बाद में उसका स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे पैसिव वॉइस का. इसमें मॉडल वर्ब भी दिया हुआ है नंबर 7 में. ठीक है, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश इन पैसिव वॉइस. सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहने जाते हैं. नंबर 1 आई विल सॉल्व फॉर यू. वार्म क्लोथ्स आर वर्न इन समर सीजन, सॉरी विंटर सीजन. सर्दी के मौसम को विंटर कहते हैं ना. सो विंटर सीजन में कौन से कपड़े पहने जाते हैं? गर्म कपड़े. वार्म क्लोथ्स आर वर्न इन विंटर सीजन. ओके, इसमें बाय का एडिशन नहीं हुआ. सेकेंड सेंटेंस अगर आप देखें, इन कंपनियों में सारा काम मशीनों के ज़रिए किया जाता है. रिपीटेड एक्शन है. ऑल वर्क, सारा काम. इज डन, यस, ऑल वर्क is done by machines in these companies. ठीक है, machines डूअर है तो उसको by के साथ ऐड कर दिया. all work is done by machines in these companies. Yes students, I have written vocabulary for translation for your ease. नंबर 1 के लिए winter और warm clothes. नंबर 2 machines and companies. मिली नगमों के लिए नेशनल और पेट्रियाटिक सॉन्ग, या तो नेशनल सॉन्ग लिख दें या पेट्रियाटिक सॉन्ग. नंबर 4 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स. म्यूज़ियम, अजायब खाना, ज्वेलरी, जेवरात
या नवादरात के लिए यूज़ होता है, ऑर्नामेंट्स और जेवरात के लिए ज्वेलरी। आप दोनों में से कोई भी वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। पहचानने के लिए हम आइडेंटिफाई और रिकग्नाइज। आई हैव गिवन बेस फॉर्म, यू हैव टू कन्वर्ट द रेलिवेंट फॉर्म योरसेल्फ। आपको खुद ही उसको फॉर्म ऑफ वर्ब में लाना है। अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो पास्ट पार्टिसिपल में यू हैव टू कन्वर्ट इट योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स। नंबर 8, मंजूर करने के लिए अप्रूव या एक्सेप्ट, और दरख्वास्त के लिए एप्लीकेशन। जलजले के लिए अर्थक्वेक, तबाह होने के लिए डिस्ट्रॉय और डिमोलिश। I hope you can do the translation easily. Inshallah we will check the answer in our next class, but you have to solve it yourself. खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, स्ट्रक्चर्स को सामने रखिएगा. You can do it very easily inshallah. Note down the homework in your diary. You have to complete exercise C and D of unit 2, which is given on page number 21. I hope you have got what we have discussed in this class, what we have learned in this class. आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा. And if you find any difficulty and if you are stuck somewhere, so you can watch the video again. Inshallah, your problem will be solved. See you in the next class. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.